हे गाइस, वेलकम टू सैलसलमन जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट फॉर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस 2029 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने पहले बताया है जो स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है एमसीक्यू क्वेश्चन टारगेट। देखो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में डालता रहूँगा, तो एक ट्रेंड फॉलो होता है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन। कम से कम 70% जो क्वेश्चन पेपर है वो रिपीटेड ही होते हैं। मतलब जो पहले आए हुए क्वेश्चन वही आएंगे। तो उन्हीं की बेस पर ये मैंने पीडीएफ बनाए हैं, आपको ये परचेज कर लेने हैं। इसका पीडीएफ का थोड़ा सा मैं आपको इंटर दूंगा, जो कि नए स्टूडेंट है उनके लिए। दो पीडीएफ हैं। एक है 2025 का, जिसमें ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। और ये आप पीडीएफ देख रहे हो, ये आपको मिलेगा 299 रुपीज़ का। दोनों पीडीएफ होंगे। पहले पीडीएफ 4000 MCQ 2025 का, और सेम 2026 के लिए 4000 MCQ। साथ में अरिहंत बुक का आपको MCQ पीडीएफ एंड कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर करना आपको, इस फ़ोन नंबर पर वहाँ पर आपको ये परचेज़ कर लेना है। इस पीडीएफ की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 20 चैप्टर होंगे, और 20 चैप्टर में से आप 200 MCQ होंगे हर एक चैप्टर के। आफ्टर दैट उसकी आंसर की होगी। सेम पैटर्न होगा आपका 2026 के लिए, ये वाला। ठीक है, तो आपको ये परचेज़ कर लेने हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दिखा दिया, उस पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, सेम वैसे पैटर्न इसमें होगा। और ये सेम आपका एमएससी बॉटनी के लिए भी मैंने कल आपको लॉन्च कर दूंगा। एमएससी बॉटनी के लिए तो आपका कोई रिलेटिव होगा, आप उनको बता सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमने कल 15 क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम 15 से आगे चल रहे हैं। एक सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स दैट एक्ट एज अ माइटोटिक क्लॉक इज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपको। ये माइटोटिक क्लॉक क्यों बोल रहे हो? आउट ऑफ दिस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टीलोमियर। अगर हम बात करते हैं इसको माइटोटिक क्लॉक क्यों बोलते हो, जैसी रेप्लिकेशन होती है, इन ईच रेप्लिकेशन आपके टीलोमेरेज होते हैं वो ख़त्म होते हैं, यानी इरोड होते हैं। तो कुछ ऐसा टाइम आता है जिसको बोलते हैं हे फ्लिक लिमिट। हे फ्लिक लिमिट यानी आउट ऑफ 40 टू 50 रेप्लिकेशन साइकिल आपका सेल फर्दर डिवाइड नहीं होता है, यानी रेप्लिकेशन फेज में नहीं जाता है। वो परमानेंट क्वाइंसेंट फेज में या परमानेंट ब्लॉक फेज में चला जाता है। वो रेप्लिकेशन नहीं करता है 40 रेप्लिकेशन करने के बाद, क्योंकि उसका जो टीलोमेयर है वो पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है। एक एंजाइम है टेलोमेरेज एंजाइम, जो कि फर्दर बनाने की कोशिश करता है, बट वो कैंसर सेल में बनता है। नॉर्मल सेल 40 साइकिल के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर जो कैंसर सेल होता है वो नहीं होता है, क्योंकि उनके पास टेलोमेरेज एक्टिविटी होती है। वो फर्दर टेलोमेरेज को एक्सटेंड करता जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो जाती है, जो कि कैंसर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नीज इज अ कोफैक्टर ऑफ। अब मैग्नीज किसका कोफैक्टर है? डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुपर ऑक्साइड डिसमिटेज। ये ROS जो हमारे बॉडी में बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उनको डिस्ट्रॉय करने में यूज होता है ये वाला एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फैटी एसिड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड सो दैट इट प्रोवाइड्स दी। देखो, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पर फैटी एसिड का एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, तो आपने देखा होगा हमेशा ऐसा होता है, यानी एक लेग जो होती है बिल्कुल सीधी होती है, और एक थोड़ा सा किंक आपको नज़र आता है देखने में। किंक यानी थोड़ा सा बेंड आपको नज़र आने को दिखता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न ये है कि मेम्ब्रेन हमेशा फ्लूइडी होना चाहिए, मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होनी चाहिए। अगर मेम्ब्रेन रिजिड हो गई है तो उसको बोलते हैं कि सेल जो होता है वो डेथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन हमेशा फ्लूइडी होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question 19, the process of lipid peroxidation oxidize polyunsaturated fatty acids of Y molecules too। ये तो सिंपल है, ये बोल रहे हैं कि लिपिड्स को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या बनेगा? तो बनेगा लिपिड पेरोक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सैचुरेटेड फैट डू नॉट रिएक्ट वेयर एज अनसैचुरेटेड फैट्स आर रेडली रिड्यूस एंड फिक्सड बाय। अभी हमने केमिकल का नाम था ना आपको, तो इसका जो राइट आंसर है, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, ओसिमम टेट्राऑक्साइड। आपको याद रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे चांसेस हैं 101%। जिनको मैं आपको बोल रहा हूँ उनके चांसेस आने के काफ़ी होते हैं, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन नंबर 21,
नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ RNAi वाज अवार्डेड टू। तो इस साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। तो ये आपका नोबेल प्राइज़ भी मिला है पीछे से, जस्ट अभी 2021 में आई थिंक, या देख लें कब मिला है नोबेल प्राइज़, जस्ट अभी मिला है इसको। और डिस्कवरी इसकी 1994 में हो चुकी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंड्रयू फाइन एंड कारिगो मेलो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आने के 100% चांसेज हैं। इसके बेस पर एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, बार बॉडी निकालना, ठीक है, जो कि पिछली बार आया था, वो ये आता है। बार बॉडी होती क्या है? तो जो फीमेल होती हैं, ह्यूमन फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेटेड होता है। आप सभी को पता होगा, ह्यूमंस के अंदर होते हैं, सॉरी फीमेल के अंदर होता है XX और मेल के अंदर होता है XY। अब डोजेज कंपनसेशन करने के लिए एक एक्स को क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ लाइनाइन हाइपोथेसिस। अब लाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी था कि जो फीमेल होती है ह्यूमन फीमेल, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, और वो इनएक्टिव होता है कि उसके जो क्रोमोसोम है वो हाईली क्वाइल्ड हो जाता है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक क्रोमोसोम क्या है, बहुत डार्क स्टेंड हुआ है, क्योंकि वो हाईली क्वाइल्ड है, वो परमानेंटली क्या हो चुका है, इनएक्टिवेट हो चुका है। और ओनली एक एक्स क्रोमोसोम काम करता है फीमेल के अंदर, ये आपको पता चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वाइल्ड इनट एक्स क्रोमोसोम, मेल के अंदर नहीं होता है, ओनली फीमेल के अंदर ही होगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है, काउंट द नंबर ऑफ वार बॉडीज, ऑप्शन दे दिया होता है आपके पास। आपको हमेशा फार्मूला रखना है n-1, ये फार्मूला होता है। n का मतलब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में आया है, ऑप्शन में आया है ऐसे, एक्स एक्स एक्स, क्या होता है, क्लीफेंटन सिंड्रोम। अब क्लीफेंटन सिंड्रोम के अंदर कितनी बार बॉडीज हैं? या एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, XO टर्नर सिंड्रोम, इसमें कितनी बार बॉडीज हैं? ये क्वेश्चन एक और पूछ सकता हूँ मैं, एक्स 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 एंड एक्स। अब इसमें बताना आपको कितनी बार बॉडीज हैं। तो फॉर्मूला है n-1, यानी n यानी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो पहले वाले में कितने हैं, 3, 3 - 1 2 बार बॉडीज, ठीक है। इसमें कितने एक्स क्रोमोसोम है, 1, और 1 में से 1 भी चले गए तो कितने हो जाएगी, 0, कोई बार बॉडी नहीं होगी। और इसमें 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया 4, इन 4 बार बॉडीज हैं। फॉर्मूला है n-1, याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन 23, when a mutation is limited to the substitution of one nucleotide pair for another, it is called as। जब म्यूटेशन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड रहती है उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो मेनली सिंथेसाइज किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा ही, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, in gene therapy DNA is inserted into a cell to compensate for। देखो जीन थेरेपी के अंदर जब डीएनए को चाहे वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन करवा रहे हो, चाहे सोमेटिक रिकम्बिनेशन करवा रहे हो, ये म्यूटेंट जीन ऐसे अलील होते हैं जो कि म्यूटेंट है, इनचेंजेबल है, उनके अंदर कोई ना कोई चेंज आ चुका है, उनको बोलते हैं म्यूटेंट अलील्स, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन्कोजीन इज द अनदर नेम फॉर। देखो ऑन्कोजीन होते हैं ऐसे जीन जो कि कैंसर कोज करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कैंसर कोजिंग जीन। क्वेश्चन 27, हीमोसाइनिन अकर्स इन। देखो हीमोसाइनिन में कौन सा पिगमेंट होता है ये भी आपको पता चाहिए, ठीक है। कौन सा पिगमेंट होता है, मर्करी होता है या मैग्नीज होता है या मैग्नीशियम होता है, आपको कमेंट करना है हीमोसाइनिन में कौन सा कोफैक्टर होता है, या आयरन होता है, ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। तो राइट आंसर, इनका कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये भी हिंट देता हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोलस्कन्स। क्वेश्चन नंबर 28, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड बाय वायरस, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज। जब जेनेटिक मटेरियल वायरसेस के थ्रू जा रहा हो, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसपोजिशन, कंजुगेशन जो कि सेक्स पिलाई के थ्रू जाता है, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जाता है। ट्रांसपोजिशन कोई टर्म ही नहीं है। ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन भी बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जाता है या बैक्टीरिया टू इन्वायरमेंट जाता है।
पर जब ट्रांसडक्शन की बात की जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जब ट्रांसफर होता है वायरसेस यानी बैक्टीरियोफाज के थ्रू। क्वेश्चन 29, बैक्टीरिया डू नॉट सर्वाइव इन द पिकल, पिकल मतलब अचार के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, क्यों? रीजन बहुत सिंपल है। देखो ये जो सोल्ट होता है, ये आपने देखा होगा मानसून के सीज़न में भी देखा होगा, थोड़ा थोड़ा पानी पानी आ जाता है नमक के डब्बे में जहाँ पे आपने नमक रखा होता है, क्यों? क्योंकि नमक जो होता है वो एक टाइप का हाईली सोल्यूट है, यानी इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मूव करेगा किसकी तरफ, लो सॉलिड पोटेंशियल टू हाई सॉलिड पोटेंशियल, यानी नमक के प्रति पानी आकर्षित होता है। सेम बात यहाँ पर है, जब बैक्टीरिया नमक वाले इन्वायरमेंट में रहेगा तो बैक्टीरिया का जितना भी सेल कंटेंट है वो सारा नमक क्या होगा, ऐसे शक कर लेगा, यानी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सारा सेल कंटेंट उसका बाहर निकल जाएगा और सेल जो होता है वो लाइस हो जाएगा, यानी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा बैक्टीरिया और मर जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30, नाइन्थ क्रेनियल नर्व इज, देखो वेगस जो होती है आपकी होती है 10th, वेगस 10th होती है तो ये तो होगा नहीं। ऑडिटरी आपकी 8th होती है, ये भी नहीं होगा। ट्राइजेमिनल आई थिंक 3rd होती है, देख लेना। और ग्लोसोफ्रेंजियल होती है आपकी 9th। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 31, इन मैमल्स टी सेल्स मैच्योर इन, अब जो टी सेल्स होते हैं मैच्योर होते हैं कहाँ पर, पहले तो तब प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, मैच्योर होते हैं आपके थाइमस के अंदर, प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 32, द स्टडी ऑफ सोशल फिजियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, जब बात एजिंग किया जाए तो आपको सीधा ही जर्नेटोलॉजी पर क्लिक करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एजिंग भी जर्नेटोलॉजी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 33, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के साथ, तो देखो सेरिब्रम और सेरिबेलियम से कोई मतलब नहीं है बॉडी टेम्परेचर के साथ, मेडुला ऑब्लोंगेटा या हाइपोथैलेमस, बताओ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, देखो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या बोल सकते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, यहाँ पर ब्लड बैंक भी पूछा जा सकता है। तो जो ब्लड बैंक हो या ग्रेवयार्ड हो वो ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, तो ये तो सिंपल आपसे एक होता होगा, आपके जो बाल होते हैं यानी हेयर होते हैं या आपके नेल्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर होते हैं केराटिन प्रोटीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36, फुल फॉर्म ऑफ अलीशा इज, अलाइजा बोलो ये जो मर्जी आप बोल सकते हो, तो यह है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, कौन सा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एसे या एरे जो भी है, यहाँ पे एरे लिखा है तो एरे राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, phenylketonuria, an inborn error of metabolism is caused due to the deficiency of, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सालेज, ऑप्शन सी, जो कि OH ग्रुप ऐड करता है फिनाइल के ऊपर। क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनमें से कौन सी एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, तो ये देखो फिनाइल एलानिन है, मिथेनिन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, थ्रियोनिन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड, हाँ ग्लूटामिन आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। क्वेश्चन 39, द हार्मोन विच इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, तो एपिनेफ्रिन एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है और अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन, याद रखना टायरोसिन। क्वेश्चन 40, इन अ पॉलीसैकेराइड द मोनोसैकेराइड यूनिट रिमेन्स लिंक्ड थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर वो प्रोटीन होती यानी अमाइनो एसिड होते हैं तब पेप्टाइड बॉन्ड आंसर होना था, ठीक है। दैट्स क्लोज। बाकी वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड PDF परचेज आपको कर लेना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।